अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और चाय के गर्मा गर्म कप और इस शो के साथ हाज़िर हो चुके हैं। अच्छा जनाब, मैं ये वाला जो क्या कहते हैं पीर का जो आज का दिन है, तो मैं यही सोच रही थी कि आज ऐसा मैं क्या कहूँ या कुछ ऐसा क्या करूँ जो कि हफ़्ते की शुरुआत उस नोट पे हो जाए। ख़बरें कोई ख़ास अच्छी नहीं हैं क्योंकि हमारी बड़ी उम्मीद थी कि 2024 स्टार्ट होगा, पॉजिटिविटी का साल है। अगर आपको याद हो कि हमने एक एस्ट्रोलॉजर को इनवाइट किया था, उन्होंने भी कहा था कि साल सबके लिए अमूमी तौर पे बहुत अच्छा साबित होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो आलमी ताकत है ना, उसको उन्होंने सीरियस ले लिया। उन्होंने सोचा कि अच्छा ये साल तो अबंडेंस का साल है, तो हम तमाम ममालिक पे हमला करें और सब कुछ वो हासिल करते जाएँ जो दूसरे ममालिक के पास है। सैडली साल का शुरुआत कुछ बड़े ज़लज़लों से और मौसमी ऐसी ख़तरनाक इवेंट से हुई। उसके बाद जो एक तकलीफ़देह वॉर स्टार्ट हुई थी पिछले साल, उसको आज पूरे 100 दिन हो गए। गज़ा का तनाज़ा जिसमें बेतहाशा लोग मारे गए, वो भी इस साल हमने कुछ रुकता हुआ नहीं देखा। वो कहते हैं ना कि ये जो साल है वो एक सिर्फ कैलेंडर का नया पेज होता है। हरकतें हमारी इंसानों की वही पुरानी वाली होती हैं, सब कुछ वही गड़बड़ चलती है। तो ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि अब यमन पे भी कोएलिशन अटैक। तो जब भी हम ख़बरें देखें या जब भी हम इंटरनेट ऑन करें तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ नेगेटिविटी और नेगेटिव न्यूज़। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो इसी तरह बढ़ती जाएगी और तीसरी आलमी जंग ना, हाँ तीसरी आलमी जंग होगी। बचपन में हम सुनते थे कि आइंदा जो जंग होगी वो पानी पर होगी, तो हमें लगता था शायद फ्रेश वाटर रिज़र्व पे होगी, लोगों के पास पानी पीने को नहीं होगा। अब मुझे ऐसा लगता है जो पानी वाली जंग है वो दरअसल पानी पर कब्ज़ा, क्योंकि हमारी सारी ट्रेड, मेजर ट्रेड पानी के थ्रू होती है और जिसके पास पानी है उसकी ट्रेड भी आसान है। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है और जो तज्ज़ियाकार कह भी रहे हैं वो ये कि जंग शायद अल्लाह ना करे पानियों पर हुक्मरानी की ही जंग है। तो अब इस साल हमें क्या करने वाले काम है। अच्छा एक और चीज़ इंटरेस्टिंग, एक बहुत पहले ना मैंने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी थी, उसमें ये था कि इतनी जंगें हो गई थी और इतनी ज़्यादा बदहाली हो गई थी पूरी दुनिया में कि टेक्नोलॉजिकली पूरा कोलैप्स हो गया था पूरी दुनिया और लोग फिर घोड़ों पे आ गए थे, बैक टू बेसिक्स हो गए थे। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो दुनिया हमारी इतनी तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजिकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है, लेकिन हमारे ही हाथों, वो कहते हैं ना इंसान वो बेवकूफ़ वो है स्पीशीज़ है कि वो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है। तो मुझे लगता है ये जो जंग वंग हो रही है ना, ये हमारे ही हाथों, हम खुद ही अपनी तबाही का बाइस बनेंगे। इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद ये जंगें कर करके हम खुद ही एक एक करके चीज़ों को खुद ही तबाह करेंगे। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा होगा सारी तरक्की का जब खुदा न खास्ता हम इसको इस्तेमाल ही करने वाले ना बने, या उन तमाम बातों का जो हम कहते हैं कि आने वाली दुनिया हम बच्चों के लिए अच्छी छोड़ना चाहते हैं। हमारी आलमी ताकतें जो कि ह्यूमैनिटी के अलंबरदार बनते थे, हमें उन्हीं से नज़र नहीं आ रहा सब कुछ। हमारा करने वाला क्या काम है? फ़र्स्ट पहले तो सीखना चाहिए हमें उन तमाम दुनिया की ममालिक से जो कि सप्रेस्ड हैं, और हम उनसे भी सीखना चाहिए जो अप्रेसर है कि उन्होंने क्या किया। वो पूरी दुनिया का नैरेटिव बनाते हैं। नैरेटिव आपका मीडिया उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोल उसका किरदार मीडिया का बहुत बड़ा होता है। हम क्या कर सकते हैं? हम सबके हाथ में सेल फ़ोन है, हम सब आसानी से यूट्यूब पे जो दिल चाहे नशर कर सकते हैं। आप आज भी चाहें तो आप अपना नैरेटिव लोगों पर इम्पोज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ख़ुद इन्फॉर्म्ड हों, अवेयर हों और आप बात करना जानते हैं और अपनी बात पहुंचाना चाहते हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोग गज़ा के लिए खड़े हो गए हैं, पूरी दुनिया में वो एक डिवाइड आ गया है। ये कैसे हो सका? बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। तो आप इस साल कोशिश कीजिए, पहली चीज़ तो ये कि इन्फॉर्म्ड रहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, आने वाली तब्दीलियाँ जो हो रही हैं हालात की, वो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकते हैं। दूसरा, आप किस नैरेटिव को सपोर्ट करें, बी द वॉइस ऑफ द चेंज। तीसरी चीज़ ये, सब के बावजूद पॉजिटिव रहिए क्योंकि आज एक नया दिन है। अगर हम जिस नोट पे दिन का आगाज़ करते हैं, हफ्ते का आगाज़ करते हैं, तो वो पूरा हफ्ता हमारा उसी तरह गुजरता है। तो ये शुक्र अदा कीजिए कि अभी तक हम जंग से या मुश्किल हालात से बचे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और छोटी मोटी बीमारियां, खांसी, नज़ला, पेट का दर्द, ये मसले तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं। अगर हैं भी तो इन्हें इग्नोर कीजिए और ये सोचिए कि मैंने इस हफ्ते को कैसे मैक्सिमम फ्रूटफुल बनाना है। आप ये सोचिए। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपको एक होम शेफ़ से मिलवाऊंगी जो पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं, और आज उनसे जानेंगे कि वो क्या बना रही हैं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
तो जनाब मैं हाजिर हूँ ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं एक होम शेफ़ जो कि हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, तो मैं भी आपको उनसे मिलवाती हूँ और हम जानते हैं कि वो क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महावेश, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। जी, पहले आप आई थी और आपने क्या बनाया था? मैंने उस वक्त चिकन हांडी बनाई थी। चिकन हांडी बनाई थी। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि दोबारा आके कैसा लग रहा है? दोबारा आके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कंफर्टेबल है ना। बहुत पहली अच्छा बार कैमरा फेस करना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस वक्त डर लग रहा था कि कुछ ब्लंडर ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज ऐसा कुछ डर नहीं है। ज़बरदस्त। तो ये बताइए आज क्या बन रहा है? आज मैं बना रही हूँ मौसम के हिसाब से बेसन की रोटी। ज़बरदस्त। अच्छा, बेसन की रोटी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कोई मुश्किल चीज़ है। नहीं, मैं अभी तो नहीं जलाऊँ ना चूल्हा? नहीं, आप जला लें, थोड़ा हल्की आंच पे। हल्की आंच पे मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं सीख लूँगी तो शायद घर वालों को इम्प्रेस करूँगी। मुझे तो खैर वही बात है कि प्रैक्टिस मांगती है, बहुत इजी लगती है और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त। खाने में तो फिर हाथ नहीं रुकते ना। आई नो। अच्छा, बेसन की रोटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? लहसुन वाली चटनी, लहसुन की चटनी, ग्रीन रायता जो हमारा होता है वो, अचार बेस्ट है। हमारे घर में तो उसको मेथी आलू के साथ भी खाया जाता है। अच्छा, और आपने आज घर में भी बेसन की? मैं आज घर में भी बेसन की रोटी बनाऊंगी और उसके साथ मेथी आलू बना। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आई लव मेथी, आई लव इवन साग, जितने भी ये साग होता है ना। का मौसम है ये। आई नो। इवन मूली मज़ेदार आती है। बिल्कुल, गाजर हो गई, गोभी बहुत अच्छी है, मटर है, मिक्स सब्जी बनाएं, ये सारी चीज़ें मौसम के हिसाब से बहुत मज़ेदार है। मिक्स सब्जी, आज मुझे आइडिया आ गया मुझे घर में क्या बनाना है। बहुत दिन हो गए मिक्स सब्जी बनाए हुए। मुझे मेरे साथ ये कि बस मुझे कोई सब्जी काट के दे देना तो मैं बना लेंगे। और बहुत आसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि सर्दियों में ये सारी सब्जियां इतनी अच्छी लगती है ना कि दिल करता है कि इस तरह की चीज़ें बनाएं कुज़ीन में। ज़बरदस्त। तो फटाफट इंग्रेडिएंट्स बताइए और फिर हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास है 2 कप। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं नाजरीन को कि अगर आपको ये नज़र आ रहा है आटा गूंदा हुआ, तो हमने अभी पहले ही आटा गूंद के रख लिया था ताकि सामने वो गंद ना हो। तो बेहतर है कि आटा गूंदना बहुत हाँ, लेकिन इस आटे में क्या क्या गया है वो अभी हम सब बता रहे हैं। जी, ये मेरे पास है 2 कप बेसन। 2 कप बेसन के हिसाब से आप लेंगे 1 कप आटा। ठीक है, रेशो यही होगा। आपने 4 कप अगर बेसन लिया है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, तो हमने 2 कप आटा कर। उसका मतलब है कि जितनी क्वांटिटी का बेसन है उससे आधी क्वांटिटी का आटा। ठीक है, 2 कप बेसन 1 कप आटा। उसमें डालेंगे हम जीरा। ये आपने जीरा भुना कुटा डाला है? ये भुना हुआ है, खाली कुटा बना है। ठीक है, कुटी हुई मिर्ची है, सही है, लाल मिर्च, ऑमलेट वाली प्याज है, ये 1 अदद प्याज है, नमक, और आटा गूंदते हुए हम डालेंगे इसमें घी। अच्छा, घी डाल के गूंदना? घी से ये कंबाइन होगा, क्योंकि बेसन को अगर आप करें ना आटा गूंदने में तो वो कंबाइन नहीं होता। आटा भी हम इसीलिए मिला रहे हैं कि वो अच्छे से कंबाइन हो जाए, और घी भी हम इसलिए मिला रहे हैं कि वो अच्छे से जुड़ जाए आपस में। राइट। तो और इसके अंदर डालेंगे इसमें मुझे हरा धनिया, हरी मिर्च भी, हरा धनिया और हरी मिर्च भी। अगर कोई डालना चाहे तो डाले। बिल्कुल डालना चाहे तो, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होता बेसिकली हरा धनिया हरी मिर्च है, तो वो उसको सब्सिडाइज करते हैं कि भाई ये इसको आप ना डालें। तो हरा धनिया हरी मिर्च इसको चटपटा बनाता है, स्पेशल बनाता है, और हरे धनिया हरी मिर्च की खुशबू भी आती है। अच्छा, मिर्चें आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना कुटी हुई मिर्चें डालेंगे उतना उसका टेस्ट एनहेंस होगा। अच्छा, कुटी हुई मिर्चें। और जीरा हमेशा भून के डालें। जीरा आप एज इट इज ना डाला करें, जीरा हमेशा भून के डालें, उससे उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। कूटेंगे नहीं, हल्का सा रोस्ट करेंगे। हल्का सा रोस्ट करेंगे। आप एक ही दफ़ा रोस्ट करके उसको अपनी बोतल में रख लें, तो जब आपने इस्तेमाल करना हो तो वो इजीली इस्तेमाल। अच्छा, अब मैं सारी चीज़ें दोबारा पूछ रही हूँ। आपने लिया 2 कप बेसन, 1 कप आटा, इसमें आपने थोड़ा सा जीरा डाला, 1 टीस्पून अगर मैं डाल लूँ। 1 टीस्पून। आपने ये जो चिली फ्लेक्स हैं, ये कुटी लाल मिर्च, ये भी ये अपने आप टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून। आधा टीस्पून अगर मैंने ये डाल लिया, आधा टीस्पून आपने मिर्ची डाल ली, एक आपके पास ऑमलेट वाला प्याज है, दरमियानी प्याज ले लिया आपने, बारीक बारीक काट ली, नमक हस्बे जायका, और ये हस्बे ज़रूरत है। 1 टीस्पून आप डाल लें, 1 टेबल स्पून डाल लें। अच्छा, और फिर पानी डाल के गूंदा आपने? ऐसे गूंदा कि इसकी कंसिस्टेंसी अब आप दिखा, अगर आप यहाँ रखें और फिर देखिए ना, बहुत ज़्यादा सख्त है नहीं, ये बहुत ज़्यादा नरम है। सही है, मैं सिर्फ टच करके देखना चाह रही हूँ। ओके, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल। और इसको बाइंड कर रहा है आटा और घी, गेहूं का आटा इसको बाइंड कर रहा है, और घी से इसकी वो रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉफ्ट भी रहेगा ये घी लगाने से, वरना ये थोड़ा सा बेसन आप देखें हार्डनेस पे चला जाता है। जी बिल्कुल। तो ये घी डालने की वजह से ये नहीं है। और थोड़ा सा नीम गर्म पानी, आप नॉर्मल आटा भी गूंदें, थोड़ा सा नीम गर्म पानी, और उसमें के अंदर अगर आप घी डालेंगे तो आपकी रोटियां सॉफ्ट रहेंगी और फूली भी होंगी। ज़बरदस्त। अब आपका है इम्तिहान कि आपने यहाँ पे रोटी बना दी। बिल्कुल। ये मैंने इसको तेज़ कर दूँ? जी बिल्कुल, तेज़ कर दीजिए।
तवा कैसे होना चाहिए, गरम गरम हो तो? तवा गरम होना चाहिए, तवा गरम होना चाहिए। सही है। ठीक है, हमने इसको, आपके यहाँ बेसन जो है वो, बेसन की रोटी आमतौर पर खाई जाती है? बेसन की रोटी बहुत शौक से खाई जाती है हमारे यहाँ सर्दियों में। एज हम लोग सिंधी स्पीकिंग हैं, तो मेरी अम्मी के घर पे बनती है गुड़ वाली रोटी, जो कि लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होगी। उसको कहा जाता है बुसरी। मैंने सुना है इसके बारे में, मैंने कभी बनाई और खाई तो नहीं। और वो तो गुड़ वाली रोटी में आप लोग क्या डालते हैं? गुड़ होता है सिंपली आटा, जैसे हम आटा नॉर्मल गूंदा हुआ है, उसके अंदर हमने जो है वो, जैसे ये बेली है रोटी, हमने इसको बेल के हम इसके अंदर ही गुड़ के टुकड़े करके ना, उसको जैसे हम कद्दूकश करते हैं, कद्दूकश टाइप का करके उसको छुरी से काटेंगे तो बारीक बारीक कट जाएगा। और आपने आटे में वो मिला के फिर उससे गूंदा, घी डाला? आटा नॉर्मल जो गूंदा हुआ है, नॉर्मल आटे में आपने बस वो मिला दी और फिर अच्छे से मिला नहीं, नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। जैसे हमने ये आटे की से दो शिकार कर ली, बन रही है जब तक तो मैं दूसरी रोटी सीख लूँ। थोड़ा सूखा आटा डालना, बस सही, डन। अब हमने ये जैसे प्लेन रोटी अगर की है ना बेसन की रोटी के लिए, तो हमने कद्दूकश की है, उसके हाफ एरिया पे हमने गुड़ कद्दूकश करके डाल दिया और इसको हमने फोल्ड कर दिया और फिर हम उसको नॉर्मली घी से फ्राई करें। पूरी जो है पिघल जाता है। बिल्कुल, देसी घी है, देसी मक्खन है, उसके ऊपर डाल के जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, अभी हम देखते हैं। अच्छा, गुड़ कहाँ से खरीदें? अब तो ये भी हो गया ना शक्कर के साथ। हाँ, उसके कलर पे बहुत डिपेंड करता है, देसी गुड़ मिलना बहुत मुश्किल है। हमारा तो इंटीरियर से आ जाता है, तो इसलिए ये फ़ायदे हैं इंटीरियर। हल्का सा हमने इसको ग्रीस कर लिया ताकि हमारी रोटी चिपके नहीं। राइट राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश, ज़बरदस्त। एक दो अगर आप बातें करते करते और बना लो, एक आधा कर दें, बाकी अब ब्रेक में बना देंगे हम सबके लिए स्टूडियो में। हम बेसन की रोटी खाएंगे। अच्छा, ये प्रॉपर जिस तरह पराठा बनेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल उसी तरह। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगेगा इसके ऊपर, थोड़ा हल्का सा। अच्छा, अगर कोई घी ना लगाना चाहे? बटर इसका बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपको पता है देसी घी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। बिल्कुल, देसी घी का इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में और ख़ासतौर पे छोटे बच्चों के लिए देसी घी बहुत अच्छा है। बल्कि मैंने तो एक जगह मैं किसी का इंटरव्यू सुन रही थी, कोई बॉलीवुड एक्टर थी, वो उन्होंने कहा मैं सुबह सुबह एक चम्मच देसी घी अपनी कॉफ़ी में मिला के पीती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च की तो पता चला कि बहुत सारे ये जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं वो सुबह एक चम्मच घी लेते हैं, जो कि उनकी देसी घी, मतलब वो वाला घी नहीं जो बाज़ार में मिलता है पाउच के अंदर, देसी घी, क्योंकि देसी घी आपकी पूरी अच्छा, मैं देसी घी भी जो है वो मलाई से घर पे निकालती हूँ। और डॉक्टर भी, हाँ, और डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि देसी घी इस्तेमाल किया जाए। होता पता है क्या है, जब नया नया मार्जरीन आया तो एडवर्टाइजमेंट के लिए बताया गया हमें कि जो मक्खन है वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, मार्जरीन है। जब ज़्यादा रिसर्च आई तो पता चला कि मार्जरीन जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, और जो वो ये ना बैक टू बेसिक्स जो कि असल मक्खन है वो ज़्यादा अच्छा है। पहले हमें पता था कि ये जो कैनोला ऑयल है या जो सीड ऑयल्स हैं दे आर गुड फॉर हेल्थ, इवन पाम ऑयल। कुछ अर्से पहले एक रिसर्च थी कि पाम ऑयल इज़ लिंक्ड विद कैंसर। प्लेट चाहिए आपको? अच्छा, देती हूँ। हम इस प्लेट में तो निकालेंगे नहीं, मैं आपको बड़ी नहीं, मैं दे रही हूँ। ओ, वहाँ पे प्लेट है यार, मुझे सिर्फ आप आधा मिनट दें, मैं आपको प्लेट दे रही हूँ। मैं ही भूल गई थी रखना। तो रिसर्च के बाद कितनी सारी चीज़ें जो हमें पता चली, जो हमारी नानी दादियों के ज़माने से हो रहा था वो बिल्कुल सही था। निकाल लें इसमें जी। और इधर चले भाई, एक रोटी तो तैयार हो गई, बाकी मैं ब्रेक पे जाऊंगी तो ये तैयार कर लेंगी। ओए होए, इसमें से धुआं निकल रहा है, बंद कर देती हूँ मैं। चूल्हा बंद करना थोड़ा, वरना तो आपकी अगली रोटी जल जाएगी। अच्छा जनाब, जब तक ये सना रोटियां तैयार करती हैं हमारे लिए, ताकि हमारी सारी टीम मज़े ले लेके खाए एट द एंड ऑफ द शो, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक कपल मौजूद है और वो उनके पास एक बड़ी मज़ेदार प्रोडक्ट है। हमारा एक सेगमेंट होता है ना मेड इन पाकिस्तान, उसमें हम प्रमोट करते हैं हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स, पाकिस्तानी ब्रांड्स, और वो तमाम लोग जो कि कुछ ना कुछ बहुत ही अमेजिंग लॉन्च कर चुके हैं, पाकिस्तान को दुनिया में भी प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान की दुनिया में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और उनके पास कोई डिफरेंट आइडिया है टू वर्क ऑन। मैं आपको मिलवाऊंगी एक कपल से, जिनके प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी, उनकी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो आपने कहीं नहीं जाना है।
तो जनाब आली, मैं ब्रेक के बाद मौजूद हूँ वापस अपने सोफ़ा पे और मेरे साथ दो बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। इनकी जो ज़्यादा स्पेशल बात है, ऑल्दो बिज़नेस कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट है इनकी, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। मैं भी ऑफ एयर उनसे यही जान रही थी कि क्या है, व्हाट इज़ इट अबाउट, हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प पीपल। लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि दोनों ये कपल है, मियाँ बीवी हैं, उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, इनकी बच्ची भी है माशाल्लाह। और इन्होंने सोचा कि चलो घर में तो लड़ रहे हैं, बिज़नेस में भी हम जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े वहाँ पर ऑफिस में भी लेके जाते हैं, तो उन्होंने कहा मिल के काम शुरू करते हैं। तो मेरे जहन में बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुझे पूछना है, ऑफ कोर्स इनकी प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, मगर मुझे ये पूछना है कि मियाँ बीवी क्या बिज़नेस कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। इब्राहिम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया था, और ऑन एयर इनसे फिर पूछूंगी कि क्यों उन्होंने बेगम को काम पे लगाया है। तो जनाब मैं आपको मिलवा रही हूँ अरवा और इब्राहिम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों बताइए क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर्दी एंजॉय कर रही की अभी जो पिछला एक हफ्ता सर्दी वाला आया था? बस सही था वो, नहीं लगती नहीं, मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है। अच्छा वो कराची में अब ऐसा ही है, आपने बिल्कुल, लेकिन कम से कम शॉल वॉल निकल आती है। Exactly. हाँ, सिर्फ इतना सही निकल आता है। You get that, you know, वो कॉफी पीने का बहाना मिल जाता है। अच्छा मैं तो ढीठ हूँ, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले कमरे का एसी चिल ठंडा करती हूँ, कॉफ़ी का कप बना के बैठती हूँ। मुझे गर्मी में भी कॉफ़ी चाहिए, तो क्योंकि गर्मी में हम कॉफ़ी नहीं पी पाते ना। आई थिंक इट्स ऑल मेंटल। हम चाय भी तो पीते हैं गर्मी में, चाय भी तो पीते हैं, और ठंड में मुझे भी चाय चाहिए होती है। आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन। अच्छा आई लव कॉफ़ी, बट चाय की अपनी पाकिस्तानी तो कहते हैं कि अगर चाय की इंपोर्ट बंद कर दें तो शायद पाकिस्तान अमीर हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, इतनी ज़्यादा चाय पी जाती है दिन में, पता नहीं कितनी बार चाय पी। चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हमारी दूध पत्ती Exactly. वैसे अदर टीज आर गुड, लेकिन ये जो दूध पत्ती है। चलें दूध पत्ती से वापस आते हैं आपके पहले आपके बारे में। अरवा पहले अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, क्या करती हैं अदर देन अमीक? अदर देन अमीक, हाँ मैं बाय प्रोफेशन आई एम सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। और जो है मैंने अभी हालिया में लाइक 5 मंथ्स पहले मैंने जो है अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी लॉन्च की है, सेवी अलायंस के नाम से। टीम है मेरी पूरी जो काम करती है, सारी सर्विसेज भी हम लोग जो है वो जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा फिर ये है कि मैं एक छोटा सा एक मेरा ग्रुप है, बहुत लेकिन पावरफुल है, वुमेंस लर्निंग हब के नाम से, फेसबुक के ऊपर वुमेंस लर्निंग हब। तो वहाँ पर से ही एक्चुअली मैंने अपनी मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स और शुरू की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रुप थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट मैं ये कहूँगी कि बहुत पावरफुल है, बिकॉज़ वहाँ पर जो हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, और वो फिर होम मेकर से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक भी हैं, तो ये है उसी में बिज़ी रहती हूँ बस में। और फिर ये अपना साथ साथ जो स्टार्टअप है आपके। अच्छा आपके हस्बैंड ने आपको इस प्रोजेक्ट में घसीटा है, आपने खुद कहा कि नहीं कोई और नहीं करेगा सोशल मीडिया? और कोई नहीं और करेगा, मैं ही करूँगी। और आपने कहा करो। आप बताइए इब्राहिम, अपने बारे में थोड़ा बताइए। So I've been part of this media industry और कुछ अर्सा उसमें काम किया। Then I was good at advocacy and things like that. So कुछ अर्सा development sector में काम किया। Then I moved into marketing and sales वाले aspect पे। फिर वहाँ से I came close to this technological aspect and then I went into कि मैं जो है एक technology है blockchain, if you would be familiar with that. So I started learning it on a self-paced, और उसी के बीच में I came up with this idea कि this technology could be used for different purposes as well. So they were the Ameek idea came in और उसको फिर हमने फिर काम start कर दिया। तो that's my complete journey of. Okay ज़बरदस्त। तो आपका भी टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड? You can say that I don't have मीडिया का बैकग्राउंड डाइवर्स है। हाँ diverse है, because I don't have a certificate of having that. But the experience matters, I think. Yeah, that's है ना? it. Yeah, that's क्योंकि it. सर्टिफिकेशन के ऊपर एक्सपीरियंस होता है। और पाकिस्तानी कल्चर आपको चाहिए होती सर्टिफिकेशन। पाकिस्तानी नहीं, वर्ल्ड ओवर आप कहीं अप्लाई करेंगे तो if you the West- attach a few certificates, it adds value to your CV. The West is more towards the project. They are more कि आपका जो है वो GitHub प्रोफाइल कैसा है, rather than आपकी GPA कितनी है। I know, हम अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। Exactly. डिग्री कौन सी? अच्छा लिखा होता है जॉब MIC होगी माठी सी, और लिखा होगा कि MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी। भाई उससे ज़्यादा काबिल लोग घूम रहे हैं जिन्हें रेप्यूटेबल। एक ज़माना था, अगर आप लोगों को याद हो, कि मशरूम की तरह यूनिवर्सिटीज़ ग्रो हुई थी हर जगह, फिर बेचारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। तो उसके जो MBAs हैं दे आर डूइंग ग्रेट, मगर उन बेचारों के पास क्योंकि रेप्यूटेशन वाला यूनिवर्सिटी नहीं है तो दे डोंट गेट द जॉब। वो यही चीज़ होती है ना आपके नाम के, जैसे मैं अगर लगाऊं कि सोशल मीडिया मार्केटर,
और मैं लगा हूँ सर्टिफाइड सोशल मीडिया मार्केटर, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो ये चीज़ है कि सर्टिफिकेशन, जब तक आप सर्टिफिकेशन के बाद मैं ये कहूँगी कि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। सर्टिफिकेट सिर्फ ले लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। दैट इज़ ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा इब्राहिम बताइए, जो आपका प्रोडक्ट है अमीक, एक तो अमीक वर्ड कहाँ से आया? Ameek is the kind of immersive experience, in depth. आप किसी चीज़ में What language is this? Urdu? I'm not sure, but it's originated from Arabic as well. The Arabic Persian origin के साथ है Ameek, and Ameek means immersive. Kind of. It has multiple meaning. You get in depth into something. आप किसी चीज़ में खो जाए. Engross हो जाना. Exactly. आप किसी चीज़ में नहीं, बाज़-औक़ात आप इस position में आ जाते, you kind of keep staring at something. So that's the immersive element of that. अच्छा, आप किसी चीज़ में खो जाएं, that is Ameek. Yes. Ameek है क्या? So Ameek जो है एक virtual reality का platform है, and that's focused on using virtual reality as a tool for learning and development. आप कोई भी किस्म के स्किल सेट्स जो हैं वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो है ना सीख सकते हैं. एग्जांपल फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, सो इट्स अ समथिंग काइंड ऑफ एसेंशियल थिंग जो हर किसी को इंडिविजुअली या कॉर्पोरेट में आनी चाहिए. सो उसके अंदर सिमुलेटर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं. दे गो इनटू दैट, वो प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे काइंड ऑफ लर्न अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ फायर सेफ्टी इनटू दैट. Similarly CPR है, हेल्थ एंड सेफ्टी में इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज हैं. सो these are the lines जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. एंड देन इनटू एजुकेशन सेक्टर्स में लैब्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, फ्रॉग डाइसेक्शन. सो देयर इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट जिनके साथ ये है कि दे यूज्ड टू कंज्यूम 10 to 11 frogs per year for teaching their students कि वो कैसे frog dissection करें. So they are planning कि हम उसको hybrid model पे लेके जाएं. We reduce the cost of frog and we kind of use virtual reality simulators in order to वो अपने आप को बच्चों को जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है उसको अच्छा, ये बिल्कुल इस तरह के अगर आपने कोई चीज़ थ्योरी देख के स्क्रीन पे सीखी और वर्चुअल रियलिटी में होता है कि यू ऑगमेंटेड रियलिटी, आप उसका एक पूरा एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं. एग्जैक्टली, यू आर इनटू दैट एनवायरनमेंट. हाँ, आप इमर्स हो गए ना उसमें. एग्जैक्टली. सही. तो हाउ डज इट वर्क? आप इसको किस तरह, मतलब कैसे इस्तेमाल की जाती है? वो जो हमारा वो लगाते हैं, जी, वो जो ग्लासेस हम उसे कहते हैं HMDs, हेड माउंटेड डिवाइसेस. जी. सो यू हैव दिस सिमुलेटर्स, यानी कि आपने जो भी इन्वायरमेंट है उसमें क्रिएट कर दिया, एंड देन उसमें अब कैपेसिटी है कि यू कैन टेक योर हैंड्स एंड योर बॉडी इनटू दैट इन्वायरमेंट. सो जब आप अपने हाथ उस इन्वायरमेंट में ले गए तो आप कुछ भी चीज़ जो है वो पिक उठा रहे हैं, रख रहे हैं, मूव कर रहे हैं. यू कैन डू द डाइसेक्शन, और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे दैट वुड बी द वे यू परफॉर्म्ड इन इट. सो लेट्स से अगर आपने गलत काटा तो यू विल हैव दैट रॉन्ग रिस्पॉन्स इनटू दैट एनवायरनमेंट. राइट. अच्छा, इससे मुझे याद आ रहा है कि मेरे बच्चे गेम खेलते थे व्हेन दे वर किड्स. ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना गेम. Exactly, simulator. तो उसमें हाँ, तो ये उसी तरह का है. बट इट इज इन वो इट्स अ प्योरली लर्निंग एस्पेक्ट. उसमें गेमिफिकेशन वाला एलिमेंट नहीं है. अच्छा, ठीक है. और ये जो आपने अमीक है, आप इसको कहाँ प्रमोट कर रहे हैं? So locally we are into schools and colleges, specifically colleges, because the young ones are quite immature in order to handle the devices, and secondly corporate sector as well. So corporate sector में इसका क्या यूटिलिटी है? For example, जो यहाँ जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो आसपास की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, it's a compliance on them कि वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ को emergency response training सिखाएं, and rescue and whatever their compliance are. So they can use this technology as an alternative resource for training and development, and kind of a cheap alternative resource. यानी कि the cost of having physical training would be higher than having a virtual training. क्योंकि आपको फिर एक ट्रेनर इंगेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसका जहाँ जिस वक्त दिल चाहे वो कोर्स ले सकता है. Exactly. And secondly हमारे जो यूज़ केसेस है उसमें यही बेनिफिट है कि we kind of place couple of devices at their premises, and जो भी फारिग होता है वो आता है, आधे घंटे के लिए ट्रेनिंग लेता है, they are back to their seats. तो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट शिफ्ट करके बंद करके वो हाँ कि आज सारा दिन ट्रेनिंग है. Exactly. अच्छा, मुझे ये बताइए कि it does sound interesting, लेकिन
क्या आपने कोई अभी फ़िलहाल चंद कोर्सेज डेवलप किए हैं और आगे मतलब हाउ डज़ इट वर्क? अगर मैं आती हूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन और मैं कहती हूँ कि मुझे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कोई ट्रेनिंग चाहिए या कोई ऐसी ड्रिल करवानी है फायर सेफ्टी की, मगर मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी बिल्डिंग्स का सेटअप अलग है, तो हाउ डज़ इट वर्क? So that's the area we are struggling right now. We cannot fit into every scenarios. So we need to compromise that. अभी ये limitation हाँ, है. so basic elements आप सीख सकते हैं. Let's say कुछ basic चीज़ें हैं fire safety के अंदर. So the fire extinguisher and understanding the level of fires के category A, category B, category C और उनको कैसे बुझाना है. So those basics are universal thing. वो फिर किसी भी environment में लगे, you need to just learn कि वो आग को कैसे बुझाना है. You cannot you throw water on a electric wires. So that's the discipline you need. So we tend to push them कि अगर आपका environment नहीं भी है, so at least learn the basics of it. And then you can have an hybrid system कि आप एक physical अपने पास भी session कर लें and you kind of go ड्रिल जो फायर सेफ्टी ड्रिल है वो आप एक कर लें, मगर आपका बेसिक फाउंडेशन hybrid system में जा सकता है. सही है. हाउ मेनी कोर्सेज यू आर ऑफरिंग करंटली? Currently 4 to 5 which What are includes CPR, fire safety. अच्छा, CPR भी है. जी, and then we have one for kids which is space exploration. And that would be interesting. Yeah, that's a very fantastic product. Even corporate sector loves it. So whenever we go into the corporates, they're like, ठीक है, fire safety is good. हाँ, हमें पहले वो दिखाओ. हमारे लोगों को वो भी करवाए. मैंने कहा सर वो बच्चों के लिए ना, it doesn't matter. Give us that. Space is fascinating. Exactly. So you go into the nebulas and the mission ISS kind of. You kind of feel that zero gravity element. Really? Like you can get. आप ले आते ना, हम भी ब्रेक में करके देखेंगे. We'll definitely do that. And secondly, we have couple of labs, physics and chemistry experiments. Right. So abhi, and since when did you guys start this? It's been a year. Yeah. It's been a year. और ये सब आपने develop किए programs या आपने कहीं से खरीदे, क्या किया? It's a mixed match. कुछ in-house development में भी है and कुछ जो है हमने बाहर से international जो हुआ है उनको opt किए. तो schools on board आ चुके हैं? कुछ है, कुछ use cases हुए हैं हमारे पास. Is it expensive? Not as such. It would be rather more cheaper than having a physical session. Right. अच्छा, अब मैं इनकी तरफ आती हूँ. अमीक का पूरा मैंने डिटेल पूछ ली. आपका अमीक में क्या रोल है? मैं जो है उनका मार्केटिंग एस्पेक्ट देख रही होती हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया वाला पार्ट देख रही होती हूँ, बिकॉज वही मेरा काम है. तो बाकी किसी में मैं घुस नहीं रही हूँ. वो घुसने दे ही नहीं रहे होंगे. वो घुसने नहीं दे रहे हैं ना, वो बोले आपका जो काम है आप वही करो. तो मैं फिर ये मार्केटिंग एस्पेक्ट सोशल मीडिया पे है, जैसे अभी हमारे जितने भी MOU साइन हो जाना या ट्रेनिंग्स होती है तो उसकी पोस्टिंग. मार्केटिंग एंड HR आप देख रहे हैं या HR दोनों मिलके देख रहे हैं? HR तो क्योंकि ट्रेनिंग HR में आ जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स? जैसे मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग सेशंस हमारे जो हो गए, तो उनका सारा सोशल मीडिया पर शोर मचाना वो मेरा काम है. अच्छा, शोर मचाना, शोर डाल के रखना बेगम साहिबा का काम है. अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करूँगी इसी कॉन्वर्सेशन को. मैं इनसे जानूंगी कि अभी इन्होंने कहा ना शोर मैं मचाती हूँ, तो ये जो शोर है इन्होंने कैसे, इब्राहिम ने फैसला किया कि इस शोर को मैं ऑफिस तक लेके आ जाऊँ और किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं. तो मैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक चाहूँगी और अभी मिलती हूँ विद इन फ्यू मिनट्स. तो जनाब, अभी हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन वैसे ही मर्द बेचारे कहते हैं कि उनको घर में झेलना आसान नहीं होता. तो हमारे जो इब्राहिम भाई हैं इन्होंने बेगम को अपने ऑफिस में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया. बल्कि बेगम ने ही कहा होगा कि सुनो, मैं सर्टिफाइड सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, किसी और को ढूंढ क्यों रहे हो? ऐसा ही बता. हाँ, ऐसा ही था कि उन्होंने ये कहा था कि जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो व्हाई नॉट फॉर आवर बिजनेस, है ना? अच्छा, इब्राहिम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी जब हम ऑफ एयर थे. मैंने कहा बेगम को काम में क्यों लगाया? तो इब्राहिम ने कहा ताकि मैं जल्दी रिटायर हो सकूं, उसको काम करने का शौक है, मैं जल्दी सुकून में आ जाऊंगा. तो इब्राहिम बहुत स्मार्ट मूव है ये. बिल्कुल ऐसा ही है. 2-4 साल आप इनको ट्रेन कर दें एंड देन यू आर फ्री टू गो. यू आर द बॉस. अच्छा, उनको लग रहा होगा ये बॉस है. एग्जैक्टली. आप किसी क्रूज में आराम से बिल्कुल ऐसा ही घूम रहे होंगे, कहेंगे बेगम तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो. नहीं तो मैं उनको जाने ही थोड़ी दूंगी ना अकेले. जाने थोड़ी दूंगी. अच्छा, मुझे बताओ कि हाउ इज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद योर हस्बैंड? इज इट डिफिकल्ट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहा. बहुत मैं कहूँगी बहुत स्मूथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक.
बट ये है कि कभी कभार हो जाता है कि थोड़ा सा ना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मियाँ पे के हाँ नहीं गुस्सा इतना नहीं आता, लेकिन वो बस ये होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है ना, तो मैं उनको ये भी कहती हूँ कि बीवी भी सही होती है, ये बात मान लिया करें। सुन लो, बीवी भी सही ये होती चीज़ होती है, तो फिर वो इन द एंड यही चीज़ आ रही होती है कि नहीं आप जो कह रहे थे वो ठीक था। मैं भी उनसे यही कहा कि इतना आपने मुझे ट्रेन किया है, मैं भी उस एक्सपीरियंस हुआ हूँ अब, तो मतलब मैं जो कह रही हूँ वो बात कह रही हूँ सुने। और आप कहते होंगे कि मैं आप ही के सुन रहा हूँ बेगम इतनी देर से, ऐसा ही लेकिन है, कर वो रहा हूँ जो मेरा दिल चाह रहा है। ये नहीं, एट टाइम्स यू नो जब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आपके पास डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स होते हैं, सो यू नो ऑन ग्राउंड इट्स डिफरेंट एंड यू नो दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि यूजुअली अब जैसे मैंने कहा कि बेगमात को लोग कहना नहीं चाहिए, लेकिन आदमी ऐसी बातें जैसे मेरे ऑफिस में कह रहे थे भाई दर्द सर है ये है वो है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ मिलके काम करें तो यू हैव समथिंग एल्स टू टॉक अबाउट ऑल्सो। जैसे हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि हमारे पास घर में मियाँ बीवी के पास वही सर्टन टॉपिक्स होते हैं, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, आपकी बहन ने कह दिया, तुम्हारी अम्मी ने मुझे इज्जत नहीं दी, मतलब यही वाली बातें होती हैं। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस तो यू हैव समथिंग न्यू टू टॉक अबाउट। आप इससे एग्री करते हैं इब्राहिम? बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड यू नो एक पॉइंट में आपसे वो ऑफ एयर भी कह रहा था कि you need a goal to achieve, you know, when the A team kind of formation is necessary in a family life as well. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ही बिल्कुल एक you know दोस्तों के साथ ही A team बना सकते हैं, but in a family you need a A team to you know because that's the most longest war you are fighting in, right? So it's better to have a A team at your home, और जब आपके पास A team हो तो you are open to discuss everything. And that the formation is dependent on a collective goal. आपके पास एक विजन, एक गोल होना चाहिए अचीव करने के लिए। बिल्कुल सही बात कही। और दूसरी बात है कि जब हम अपने इतराफ़ के लोगों के साथ काम करते हैं तो हम कुछ थोड़े डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट भी करते हैं और बॉन्ड भी करते हैं। मैं आपके पास आऊँगी अरवा, जैसे मैंने अभी कहा कि इनके साथ काम करना आसान था या नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम विद टाइम अंडरस्टैंड भी स्पाउस के साथ काम करने का फ़ायदा है कि हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमने इनसे अपनी बात कैसे मनवानी है या हमें किस पॉइंट पे काम मतलब किस तरह से घी अगर सीधी उंगलियों से निकल रहा था टेढ़ी से कैसे निकलवाना है। लेकिन आपको घर में ही ट्रेनिंग होकर हेल्प होती होगी फॉर द अदर क्लाइंट्स ऑल्सो। हाँ, मुझे मिल जाता है ट्रायल एंड एरर एक ही जगह से, मतलब कभी किसी को क्लाइंट को पिच भी करना होता है तो फिर ये सारा जो है वो दिमाग जो होता है वो उनका होता है, तो ऐसे नहीं ऐसे, अच्छा ये आपने किया है तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे इनकी तो हेल्प हो जाती है। मतलब ये मैंने मार्केटिंग एजेंसी भी लॉन्च की तो इनकी मदद से ही की। एंड यू हैव अ चाइल्ड, बेटी भी है। तो हाउ यू बोथ आर मैनेजिंग, वक्त डिवाइड किया हुआ है कि नहीं? जैसे इसके लिए तो मैं जो है जैसे वो स्कूल जाती है सुबह तो 1-2 घंटे होते हैं, वैसे जैसे मेरी मार्केटिंग की पूरी टीम भी है तो उनको स्ट्रैटेजाइज करके दे देना, कंटेंट बना के दे देना, फिर वो लोग जो है वो थोड़ा सा। यू आर वर्किंग फ्रॉम होम में? आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, राइट। और आपका मेरा ऑफिस। सही बात है, मैंने कहा दोनों वर्क फ्रॉम होम तो फिर तो सारा दिन आप चाय बना के देती रहेंगी। तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। ओहो, तो इनको वो एक माइक्रोवेव रख दो, छोटा सा टी बैग रख दो। नहीं, वो ऑफिस से ही काम करें। बेहतर है कि वो ऑफिस ही जाए। अच्छा अरवा, मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या कहना चाहोगे, जैसे हमने कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि ए टीम आपके घर में ही क्यों ना हो, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस अगर मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों काबिल हैं, तो अगर वो काम करें तो हाउ डज इट हेल्प? ये जो है आजकल स्पेशली जो हमारे यहाँ पर जो कल्चर है कि ख़वातीन को नहीं करने दिया जाता, मैं बहुत, अब ज़ाहिर है आई वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मैं ये चीज़ देख रही होती हूँ, तो मैं अगर आपकी जो है वो वाइफ पढ़ी लिखी हैं तो आप उनको घर में बिठा के जो है वो सब कुछ बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप उनको सपोर्ट करें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। लेकिन एक्चुअली हमारा जो हस्बैंड्स का माइंडसेट है, बीवी आगे ना निकल जाए, इनसिक्योरिटी, ये नहीं होना चाहिए। तो जो है अगर आप साथ लेके चलेंगे तो आपका बॉन्ड, मैं तो ये कहूँगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हमारा दीन भी कहता है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। अगर आपका लिबास खूबसूरत हो, आपका लिबास जगमगा रहा हो, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हो, तो उसमें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा इब्राहिम, ये जैसे इन्होंने कहा कि हमारे माशरे में एक सोच है कि बीवी आगे ना निकल जाए एंड यू आर लेटिंग हर शाइन, क्या कहना चाहोगे आदमियों को कि हाउ दे शुड चेंज इट, या किस तरह आपने, एक तो आप तो खैर आप वैसे ही सन्यासी बाबा है ना, आपको तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डू यू हैव एनीथिंग टू से टू अदर मैन जो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, उनकी मेल ईगो हर्ट हो जाती है अगर बेगम पढ़ी लिखी हो या काबिल हो?
It's all about, people don't realize that there is an aspect of contingency planning. So, things can get south, anything can happen, right? So, you need a second wheel in order to, project that कि अगर मैं नहीं रहा, so what will happen to my, child, exactly. And for both that, parents should be equally strong. Exactly. So, when that happens, the another wheel is strong enough to move the motion. So, I believe that our society needs to realize this कि हमारे जो मर्द हैं उनको ये realize करना चाहिए कि there is no guarantee कि जो है वो husband पहले मरेगा या wife पहले. बिल्कुल यही नहीं जो हम एक और बात कर रहे थे कि ख़वातीन घर से निकल के जब बिज़ी होती हैं तो एक तो हमने बात की कॉन्वर्सेशन ही चेंज हो जाती है, दूसरा मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है कि अक्सर ख़वातीन जो बहुत पढ़ी लिखी हैं जिनको अपने घर बिठा दिया और फिर कहा नहीं बाहर नहीं निकलोगी चाहे घर में कोई काम है नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा जल्दी डिटीरिएट होती है एंड दे बिकेम मोर पेनफुल फॉर फैमिली मेम्बर्स रादर देन वुमेन हु आर अपनी एनर्जी जो चैनलाइज करके आ रही हैं. अच्छा, टुवर्ड्स द एंड अब मैं पूछना चाहूँगी इब्राहिम आपसे ही कि अमीक का आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? So, the idea is quite new to this market. Internationally इसमें बहुत सारा काम हो चुका है and they are still doing it. So, our objective is कि next couple of years we'll be, advocating about the technology in Pakistan and then, making ourselves strong enough कि we can, export this technology to the another region जहाँ especially GCC region जहाँ पे जो है वो construction and, development के ज़्यादा काम हो रहे हैं. So, there is a demand of, fire safety and things like that. So, that's the 5-year roadmap we have right now. ज़बरदस्त. आपका क्या इरादा है इन्हीं को रिप्लेस करके इनको क्रूज़ पे भेज के खुद काम करना है? बिल्कुल साथ क्रूज़ पे जाऊंगी इंशाल्लाह. नहीं इंशाल्लाह ज़रूर. What are your future plans about your women empowerment platform and other things? मुझे तो है कि ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी, मैं ये भी कहूँगी कि मैंने सब मुझे ये कहते हैं कि आपकी मार्केटिंग एजेंसी में सिर्फ ख़वातीन के क्यों हैं और आपका कोई प्लान है मर्द हज़रात को लाने का? तो मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है. मेरा कोई प्लान नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्यों, ज़रूरत ही नहीं है जब मेरी ख़वातीन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो बस सेवी अलायंस को ही आगे लेके जाना है अलॉन्ग विद वुमेंस लर्निंग हब. तो इंशाल्लाह एक वुमेंस लर्निंग हब को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि जहाँ से ना उनको इतने स्किलफुल हो के मैं उनको निकालूँ आगे दुनिया में कि उनको जो है वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उनकी हो जानी चाहिए, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत कामयाब करे और खुश रखे आपस में और आपका जल्द रिटायरमेंट का ख्वाब किसी तरह पूरा हो जाए. और अमीक जो है वो वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट्स या लीडिंग क्या कहते हैं सोल्यूशन हो हमारे मुल्क के लिए भी. और कोई कुछ नहीं पता होता लेकिन व्हेन वी वर्क हार्डर तो स्काई इज़ द लिमिट. थैंक यू सो मच आप दोनों के वक्त का. तो भाई आपने जाना कि मियाँ बीवी बड़े खुश काम कर सकते हैं लेकिन उसमें से एक शख्स को इंतहाई ठंडा और शांत होने की ज़रूरत होती है और दूसरा जो कहे कि देखें मैंने सही कहा था ना, तो बोले हाँ सही कहा था, हाँ ठीक कह रही हो. बट एट द एंड ऑफ द डे इब्राहिम ने बहुत अच्छी बात कही कि हम घर में ही टीम क्यों नहीं बना लेते. हम क्यों घर में हम मियाँ बीवी अगर कहते हैं हम कि गाड़ी का पहिया है या एक टीम है तो हम एक टीम की तरह क्यों बिहेव नहीं करते. आम तौर पे मियाँ बीवी एक दूसरे के खामखा में अगेंस्ट रहते हैं और बहुत बड़ा उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो मुआशरे पर जाती है. क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई शौहर बीवी का ख्याल रखता है या उन्हें चाय बना कर दे देता है या कुछ भी कोई हेल्प कर देता है तो फ़ौरन उस पर वो ज़न्मरीती का उसको तमगा पहना दिया जाता है जो ऑफ कोर्स ईगो आपकी हर्ट करता है. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ख़वातीन जैसे भी अरवा कह रही थी कि ख़वातीन बहुत टैलेंटेड होती हैं और इट्स बेटर कि उनको आगे लेके आया जाए क्योंकि ये बात हकीकत है कि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है. इससे पहले कि खुदा न खासा आपके घर में कोई हादसा हो आपकी फैमिली का हर इंडिविजुअल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. और हम इसीलिए टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं क्योंकि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते. मौत एक हकीकत है. बहरहाल मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मैं किचन में दोबारा जाऊँगी और फिर देखेंगे कि जो सना है यकीनन हमारे लिए सारी बेसन की रोटियां तैयार कर चुकी होंगी. इसके अलावा भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ वो बना रही हैं. वो क्या बना रही हैं वो जानते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मैं मौजूद हूँ किचन में और मेरे साथ मौजूद हैं होम शेफ़ सना रहमान.
सना, मैंने अभी ब्रेक में मैंने खाई थी इनकी बेसन की रोटी, इट्स सो गुड। और उसके साथ ये 2 चटनियाँ लेकर आई हैं जिनकी मैं रेसिपी इनसे झटपट पूछ लूँगी टुवर्ड्स द एंड। तो सना, इतनी मज़ेदार बेसन की रोटियों के बाद अब दूसरी क्या चीज़ बन रही है? दूसरे हम बना रहे हैं माश और मूंग की दाल के दही बड़े। बेसिकली लोग ज़्यादातर माश की दाल के बनाते हैं, लेकिन माश और मूंग की दाल जब कंबाइन होती है उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, फ्लेवर मुझे डिफरेंट। लगता है सिर्फ माश में थोड़ा सा वो चिकनाई, चिकाहट, वो क्या कहते हैं, रबरी सा एक टेक्सचर होता है, लेकिन मूंग की दाल में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है ना जी। तो क्या क्या, चलो हम अब कल बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। हमारे पास है माश की दाल हाफ कप, मूंग की दाल है हाफ कप। ठीक है। इसको हमने 5 to 6 आवर सोक करके रखना है। जितना आप इसको सोक करेंगे उतनी बिल्कुल नरम सॉफ्ट बनेंगे। सही है। तो रात को अगर हम भिगो दें इसे, रात को भिगो दें, सुबह उठ के सोडा नहीं डालना? सोडा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होगा इसके अंदर। ये भिगो दी हमने, भिगो कर रख दिया। नरम नीम गर्म पानी में या नॉर्मल पानी में 5 से 6 घंटे, बिल्कुल 5 से ठीक 6 घंटे हमने इसको भिगो के रख दिए। सही है। उसके बाद हमने इसको ग्राइंड करना है। ठीक है, ग्राइंड करते हुए हम ग्राइंडेड इस शक्ल में आ जाएंगे। सही है। ग्राइंड करते हुए हमने डालना है ये अदरक, अच्छा, छोटा सा grind करते टुकड़ा। हुए आपने अदरक डाली। अदरक, सही है। हरी अच्छा, मिर्चें। एक मिनट यहाँ रख के हम, क्योंकि कैमरा में आएगी। ठीक है, हरी कितनी मिर्चें, हरी मिर्चें हैं? 4 से 5 हरी मिर्चें हैं इसके अंदर, सही क्योंकि है। फ्लेवर हमारा हरी मिर्चों का आएगा। ओके, अच्छा, हम लाल मिर्च इस्तेमाल लाल नहीं मिर्च कर नहीं कर रहे हैं, हरी मिर्च right। इस्तेमाल करेंगे। अदरक का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दालों के साथ अदरक का इस्तेमाल मस्ट है। वो गैस नहीं करता, आपको हैवी नहीं होता, इजीली हजम हो जाता है, हाजिम होता है बिल्कुल अदरक, बिल्कुल। ठीक है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर नमक और जीरा। सही है। ठीक है, अब हमने That इसको is it। जी, हमने ये इसको डाल के ग्राइंड हमने कर ग्राइंड दिया। कर लिया। और जीरा कितना डाला आपने? जीरा मैंने 1 चम्मच डाला इसके अंदर, और नमक हस्बे जायदा। सही है। तो ठीक है, ये उसके बाद हमने ग्राइंड कर लिया तो अब उसकी ऐसी इसके- फॉर्म आ गई। ठीक। अब हमने इसको क्या करना है कि अब हमने इसको फेंटना है। ठीक है। जितना आप इसको फेंटेंगे ये फ्लफी होगा। फ्लफी होने के साथ ये इसके अंदर, ये देखें, ये बबल्स बन रहे हैं, तो इसकी गैस बिल्कुल हो जाएगी। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत स्मूथनेस इसके अच्छा, अंदर नीचे आएगी। रख के दिखाइए, अगर हम ये कैमरा में ले सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट हम इसको बीट करेंगे। 1 मिनट तक हम बीट करेंगे। जी, सही है। ठीक ठीक है। अब ये पूरा रेडी हो गया, इसके जो अंदर गैस बबल्स थे वो रिलीज हो गए रिलीज हैं। हो गया। और ये इस तरह से तैयार है। सही है। ये बताइए आपने कितना जीरा डाला है? मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है। भुना हुआ है? बिल्कुल भुना हुआ। मैंने आपसे कहा ना, भुना हुआ एक दफ़ा ही आप करके रख लें, हर चीज़ में आपका यही इस्तेमाल बिल्कुल। होगा। उसमें क्या? 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला बाकी है। ये जो इमली है, और ये हम इसको डेकोर के लिए रखेंगे। अच्छा, ये डेकोरेशन के लिए ठीक है। अच्छा, सादा, बिल्कुल सादा है। जी, तो जनाब अब आप इसको फ्राइंग करेंगी। जी। 2-3 अभी फ्राई कर लें, क्योंकि ब्रेक में भी आपने फ्राई करके रख लिए हैं। बिस्मिल्लाह। जस्ट लाइक पकौड़ा। अब इसको ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खुशबू कितनी अच्छी होती है ना इसकी। जीरे की खुशबू है बेसिकली, ये खुशबू जीरे की होती है। दालों की तो खुशबू है ही, हाँ। लेकिन ये जीरा, अदरक और मिर्ची जब कंबाइन होती है ना, इनकी खुशबू ही अलग होती है। आई नो। ठीक है। हरी मिर्च की भी बहुत अच्छी हरी खुशबू मिर्च की होती है। खुशबू बहुत अच्छी अच्छा, होती है। फ्लेवर लहसुन का बहुत अच्छा होता है। चाहिए? इसको फटाफट पलट लें क्योंकि हमारा तेल गर्म था। बिल्कुल। मैं ये कहीं और रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। क्रीम का क्या किया? क्रीम हमने अभी बताते हैं, इसको हमने दही। अभी नहीं। आपको 2 प्लेट्स चाहिए? 2 प्लेट्स करें, 2 चमचे चाहिए क्या जी बिल्कुल, पलटने में छोटा हेल्प मुझे- के लिए? ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जब तक फ्राई हो रहे हैं, ये हमारे पास था ½ kg दही, उसमें हमने 1 पैक क्रीम का डाला। कोई भी क्रीम का पैक आप ले लीजिए। और इसमें हमने डाले हैं तकरीबन 8 स्पून के करीब चीनी, और 1/4 कप हम इसमें डाला है मिल्क। ओके, तो और ये इसको- मीठी दही जी, बड़े, मीठे दही बड़े हैं। जी। ओके। और इसको हमने जो है बहुत अच्छे से बीट करना है। काफ़ी देर इसको बीट करेंगे तो इसकी शक्ल बहुत अच्छी आ जाएगी, और इसका टेस्ट जितना दही का आप बीट करेंगे उसको टेस्ट निकलता तो है क्या इसका। हम बीटर से बीट करें? बीटर से बीट करें, है ना? बिल्कुल। उससे तो उसमें बहुत जो क्रीम डाली है ना, वो उसको थोड़ा सा फ्लफ दे फ्लफ देगी। दे देगी। ठीक है। ठीक है, अब आप इसको पलट लीजिए। यहाँ आपने पानी गरम करके रखा हुआ है, जी। बल्कि चूल्हा जल रहा है पानी के नीचे? नहीं, पानी जल- गरम करके रखा हुआ है। ये जब मैं इसमें फ्राई कर लूँगी तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसको सोक करने सही के है, लिए। सही है, सही है। छोड़ दें उसको, अब तो उस पे वो चिपक गया पुराने उसका पुराने बाकी उसका। याद। नज़र बट्टू ही आपके उसका। सही ये है। तो है। अच्छा, जो हम बाजार से लेते हैं इसका टेस्ट सिमिलर होगा? जी बिल्कुल। वो जो एक इसमें बहुत जो मशहूर क्रीम दुकान की है। हाँ, क्रीम का इस्तेमाल जो है ना,
इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा बना देता है। तो हम इनकी छोटी बूंदियाँ टाइप की, फुल्की टाइप की भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि आप बाजार उसको- वाले में गोल गोल छोटे छोटे नहीं, उसके लिए सिर्फ आप बेसन का इस्तेमाल करें। जो फुल्कियाँ बनानी फुल्कियों के है लिए ना, बेसन। उसके लिए आप सिर्फ बेसन का इस्तेमाल करें, नमक लाल मिर्च डालें उसके अंदर और उसको आप ग्राइंड कर लें। और फिर बस उसको आपने रखना बहुत देर है दाल को, तो बस उसके बाद आप जब उसको फेंटेंगे और उसको फ्राई करेंगे तो वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाएंगे। उसको ऐसे ही गर्म पानी में डिप करें और दही आप इसी तरीके से अच्छा, मुझे इस्तेमाल एक करें। हमारी दोस्त है, वो भी सिंधी हैं, उन्होंने एक टिप दी थी, अब पता नहीं कि वो टिप कितनी लेकिन इट वर्क्स फॉर मी। उन्होंने कहा था कि जब भी बेसन फेंटें तो उसको यख ठंडे पानी से फेंटें। अच्छा, और वाकई इतने क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं जब अच्छा, आपने, मैंने ट्राई नहीं किया, मैं और मैंने करूँगी। ट्राई उनके कहने पर ही किया। मैं उनके घर गई थी इफ्तार पे ना, तो बहुत क्रिस्पी पकोड़े थे, तो मैंने कहा इतने क्रिस्प है, क्या डाला है? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ जब भी बेसन फटता है तो चिल्ड वाटर, जैसे डिस्पेंसर वाला चिल्ड हो या फ्रिज वाला चिल्ड हो, तो उससे फेंटते हैं तो उससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब ट्राई करके देखूंगी मैं करना ये। ज़रूर, मैंने आलू फिर के last पकौड़े रमज़ान में तो खैर वही बात है कि क्रिस्प बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, प्याज के पकौड़ों में मैं पानी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, हाँ, मैं क्योंकि भी। जितने प्याज होंगे वो खुद ही उसका पानी अपना वो कर देगा, एग्जैक्टली। तो उसमें तो खैर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं आलू इसको के करके पकौड़ों में ना एक और चीज़ अगर हम करें, जो बैटर है उसमें बारीक कोरिएंडर, हरा धनिया काट के डाल दो और ज़ीरा डाल दो, और फिर जब उसमें पकौड़ा डिप पकौड़े करोगी और वो आलू। करोगी ना, तो अच्छा, उसका उसमें इतना ये अच्छा भी है कि बनता है आलू को आप काट के और आलू को पहले से पानी में भिगो के ब्लांच रखें। अच्छा, पानी में भिगो के रखें, इससे आपके जल्दी आलू जो है वो गल जाएंगे। बाज़ दफ़ा होता है कि हम पकौड़े तलते हैं और उसमें आलू गले हुए नहीं होते। आई नो। तो ठीक ये है? इस तरह हमने इसको पानी में पानी डाल में दिया। डाल दिया। मैं आपको वो डिश उठा दूँ? जी जी बिल्कुल, फिर हम इसको सेट कर लेंगे। सेट कर लेते हैं। ये हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसके अंदर डिप करके रखना है। सही। जब तक तो इसको चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ, ये बाकी हम ब्रेक में बना लेंगे। अब ब्रेक तो नहीं, अब तो प्रोग्राम एंड ही हो गया। बाद में हम सना को रोकेंगे, हम कहेंगे बना के जाओ सारे। ठीक है, अब हम इसको चीज़ें अच्छा, prepared अब हो तो हमने बड़ी जब इसको जल्दी डिप बन किया जाती है, हैं। डिप करने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे इस पानी को भी ठंडा होने में। उसके बाद जब हम इसका पानी निकालेंगे तो पानी निकालने के बाद हमने बड़ों को प्रेस करना है, उसका पानी निकालना है, एक्सेस सारा। वाटर बिल्कुल, निकाल, excess इसका आपने press सबने करके। एक्सेस वाटर बिल्कुल, निकाल के रखा है। बिल्कुल। अच्छा, दही का फिर बता देते हैं। आधा किलो दही है, एक डब्बा क्रीम है, 200 मिलीग्राम। जी बिल्कुल। मिल्क कितना है? 1/4 कप, 1/4 कप मिल्क है, थोड़ा सा मिल्क है। थोड़ा सा मिल्क और चीनी 8 स्पून। 8 टीस्पून। और ये सब मिला के आपने टीस्पून। रख दिया। जी, और इसके ऊपर आप अब ये दही पोर कर देंगी। बिल्कुल। क्या आपको कोई चीज़ चाहिए या ऐसे डायरेक्ट? मुझे नहीं, चम्मच आप दीजिएगा, स्पून दे दें ये चलेगा? मुझे, वो छोटा वाला दे दीजिए। कौन सा छोटा है? इतने छोटे से कर लेंगे? चलें, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो ये भी हम इसमें मिला देंगे। बिल्कुल, इसमें मिला देंगे। अच्छा, इसके अंदर हमें ज़ीरा वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना? एवरीथिंग इज़ इन द बड़ा? जी बिल्कुल। इसमें सिर्फ चीनी है, दही है, क्रीम है, दूध है। बिल्कुल सही। ठीक है। और आपकी सही बात थी कि हम इसको अच्छी तरह फेंट लें ताकि चीनी का भी अलग अलग। अच्छा, अगर आप चाहें तो हम इस पर रख देते हैं, इस पर रख दीजिए ताकि वो टपक रहा है ना। ठीक है। वी डोंट नीड दिस, राइट? आप मुझे एक छोटा सा स्पून दीजिएगा। छोटा सा स्पून ये रहा। ठीक है। अब इस पे हम डालेंगे ये चाट मसाला। आप चाट मसाला क्या बाज़ार वाला यूज़ करती हैं, घर में बनाती हैं? बाजार वाला। उसका एक अलग ही मज़ा है। वैसे अगर इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं तो घर में ही बन जाता है। घर में भी बन जाता है। टाइम की भी तो शॉर्टेज है ना, 100 मिनट्स में वर्किंग यूज़ कर मदर्स जो लिया। है नहीं, ये आपने बस ऐसे ही रैंडम जी, सिर्फ डेकोर डेकोर चाहे तो डालें, चाहे तो ना डालें, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है खाने में। थोड़ा खट्टा मीठा हो जाता है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता अच्छा, बाज़ार में जो हम चटनी रोल, वो क्या कहते हैं, चिकन चटनी रोल जो ख़रीदते हैं, उसके साथ जो आता है उसमें भी ये लोग दही के साथ इमली का वो बनाते है। हैं जी, ना? इमली की अच्छा, चटनी। अब हम होती क्या है। करेंगे, हम यहाँ से चीज़ें उठा के आपकी बेसन की रोटियाँ भी इधर ही रखेंगे ताकि हम नाजरीन को दिखा सकें कि अभी हम कितनी मज़ेदार लंच करने वाले हैं राइट आफ्टर द शो। और इसकी चटनियाँ भी, क्या आपको इधर कुछ रखना है? इसको भी हम डेकोर के लिए रख सकते हैं। ये सना बनाकर लाई थी घर से, अगर कैमरा में नज़र आ रहा हो। कौन सी चटनी है सना ये? है लहसुन और साबुत मिर्च की चटनी। लहसुन और साबुत मिर्च की चटनी। बताइए, सही है?
ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन बेसन की रोटी के साथ बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये अगर झटपट बता दें इसमें क्या क्या गया है? इसमें डाली है हमने 8 से 10 बटन जो मिर्च होती है, लाल मिर्च, गोल साबित मिर्च। जी बिल्कुल, ठीक है। और तकरीबन 15 से 20 के करीब हमने इसमें लहसुन का इस्तेमाल किया है। एक सेकंड, 8-10 आपने गोल साबित मिर्च ली? जी। 15 से 20 जो जवे होते हैं छिले हुए, वो हमने इसके अंदर डाले। छिले हुए ना, छिले लहसुन हुए। का जो एक वो होता है, जवे जो होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वो ठीक है। 15 लिए, 15 से 20 के अच्छा करीब। खासा लहसुन अच्छा चाहिए। खासा ले लिया। और नमक डाला हमने इसके अंदर, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल भी है, थोड़ा सा ऑयल है, इसलिए कि अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये तकरीबन सही 2 रहेगी, मंथ तक सड़ेगी खराब नहीं नहीं ना, खराब नहीं होगी, होगी। मोल्डिंग उसको नहीं। हमने ग्राइंड कर दिया। ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ों में बताऊँ क्या है, जिसमें मुझे बहुत दुख भी होता है? स्ट्रॉबेरीज़ दुकान में सही रखी होती हैं, घर लाते हैं फपुन, है ये ना? तो है। अभी क्या हुआ, मैं लाई थी पूरी स्ट्रॉबेरी का डब्बा, मैंने कहा बस सब डिज़र्ट बनाएंगे, अगले दिन मैं निकाली पूरी। अच्छा, डेजर्ट्स वगैरह बनानी हो तो आप उसको फ्रीज भी कर आई सकते हैं। नो इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज अ मिस्टेक। अगर रोके वैसे खाना है, फ्रेश खाना है तो लेकिन यार ये फ्रेशली दुकान पे कैसे सही रह जाती है? मैं तो आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं नहीं, हुई। फ्रिज में रखें उसको अलग अलग करके, और उसके ग्रीन वाले पार्ट को भी अगर आप अलग कर देंगी ना तो वो भी काफी टाइम हाँ, तक लेकिन फ्रेश मिस्ट्री ये है कि दुकान पे जो डब्बा रखा हुआ है वो फ्रेश है। हम घर ही वही डब्बा घर ला में रहे लेके थे आते तो। अपन। थैंक यू सो मच सना। पहले तो मुझे बताओ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? बहुत हमारी मज़ा तारीफें करो जरा। मुझे बहुत मजा आता है आकर, हैं? बहुत अच्छा लगता है। चलो गुड। और हमें बहुत मज़ा आता है जो बनाती हैं वो दिल करता खा है कि बहुत सारी चीजें, जब आपने कहा आने के लिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, हाँ, क्या बनाओ और क्या ना बनाओ। क्या बनाओ और क्या ना बनाओ। बहुत सारी वक्त चीजें भी थी, limited वक्त होता है। लिमिटेड है, तो ये कि ट्रेडिशनल आइटम लेकर आई, सर्दियों के हिसाब से लेकर आई नहीं, कि ज़बरदस्त। और रमज़ान आने वाले हैं 2 महीने में। बेसन की रोटी तो मैं कहती हूँ आप पकोड़े बनाने के बजाय अगर बेसन की रोटी बना रहे हैं, इट्स अ हेल्दी मील। meal। और दही के साथ तो आप सहरी में बनाएं। हम एक करेंगे इंशाल्लाह, रमज़ान जब आएगा तो रमज़ान स्पेशल, उसमें फिर हम कभी होम शेफ्स को बुलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हमारा मील बिल्कुल तैयार है। सना, हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, मुझे दोबारा से बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। You're welcome। और अभी हम खाएंगे। वैसे तो मैंने ब्रेकमैन की बेसन की रोटी खाई थी, इट वाज अमेजिंग, और Thank मैं you so ज़रूर much। खाऊंगी। और मैं हर दफ़ा ना शो पे लाइव ये कह रही होती हूँ कि मैं ये घर के लेके जा रही हूँ, मैं कभी घर के लेके नहीं जाती। ये सब लोग यहाँ पे यही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये वाला कैमरा आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त। यकीनन आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आप इस सब को ट्राई करें तो आप और एंजॉय करेंगे। उस प्रोग्राम के शुरू में जो मैंने कहा था ना कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है, ये साल शायद बहुत बड़ी तब्दीलियों का हो, तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, वेल इन्फॉर्म्ड रहिए। और हर अपने बच्चों को भी जो हमने बिल्कुल ही बिस्तर पे बिठा के सोने के निवाले खिला रहे हैं, इट्स द टाइम कि हम अपने बच्चों को भी थोड़ा रफ़ एंड टफ बनाएं, गेयर अप कराएं। देखिए, हम पे जब मुसीबतें पड़ी थी तो जिस तरह हमारा अपब्रिंगिंग हुई थी, जो हमें जूते खा के बड़े हुए थे ना, तो वी वर एबल टू कोप। हम इस काबिल हैं, और कितना भी कोई परेशानी का टाइम आता है हम कोप कर लेते हैं। हमने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल बेकार बादशाह बनाकर पाल रहे हैं। आने वाला वक्त इज़ डिफ़िकल्ट, मैं बहुत यकीन के साथ कह रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कल फिर मैं हाज़िर होंगी मज़ेदार रेसिपी और इंटरेस्टिंग मेहमानों के साथ। तो आपने कल फिर ट्यून इन करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।